डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के लिए, दैट इज अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इटसेल्फ में, प्लस यूपीएससी के अगर हम एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लस द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, वो कंपेरेटली बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। एक ओवरव्यू प्लस इन डेप्थ एनालिसिस, ये दोनों चीज़ का फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है। द क्वेश्चन इज, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज करेक्टराइज्ड बाय आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स कोर्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करेक्टराइज हुआ है। इसका मतलब क्या कि अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग आइडियाज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, मींस इट वाज करेक्टराइज्ड बाय आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स कोर्स। एनालाइज, आपको एनालाइज करना है। एनालाइज के बारे में आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जहां पे जरूरत पड़ेगी, अगर कुछ एग्जाम्पल भी देना पड़े तो भी आपको कंपेरेटिवली देना पड़ेगा। अब है आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब ऐसे टॉपिक्स हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में जब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो नॉर्मली बच्चे एक अप्रोच, गलत अप्रोच जो फॉलो कर लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या है वो लिख दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये हो गया वो लिख दिया, इसका अलग अलग जगह पे इन्फ्लुएंस हुआ वो लिख दिया। दैट इज बेसिकली अ रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स राइटिंग अ गुड आंसर। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसमें जो आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कभी एक सिस्टम ऑफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर दूसरे सिस्टम का, फिर तीसरे सिस्टम का। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें आपको काफी टॉपिक्स पे पता होना चाहिए। पहला, या क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल नॉट बी आस्किंग, लेकिन आपको एक टॉपिक ये तैयार करना है। फ्रेंच फिलोसफर्स का रोल, वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे जिस तरीके से फ्रेंच फिलोसफर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। फोर्थ इज आपको नेपोलियन के बारे में काफी पता होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही वाज बोर्न आउट ऑफ रेवोल्यूशन, ही वाज सन ऑफ रेवोल्यूशन, एम आई हेयर टू द रेवोल्यूशन। ये अलग अलग क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद द वर्क दैट वाज डन बाय नेपोलियन, द कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन दैट वाज रियल, और क्यों नेपोलियन हार गया। ये पूरे का पूरा आपको क्वेश्चंस के आंसर फॉर एग्जांपल पता होना चाहिए जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो वहां पे क्या हुआ है। आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझने के लिए आपको फ्रेंच सिस्टम पहले वहां पे क्या चल रहा था वो आपको पता होना चाहिए। अगर 1789 में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आता तो उससे पहले वहां पे क्या था। इट वाज, अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें, पहला, till 1789 it was political despotism that was prevailing फ्रांस में। एक राजा की चल रही, लुई 16 की चल रही है, जो उसने बोल दिया फॉर एग्जांपल वो है, एंड इट वाज अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ डेस्पोटिज्म दैट वाज प्रिवेलिंग इन फ्रांस, जिसके चलते सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, रिलीजियस प्रॉब्लम थी। उसको लिखना नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया पता होना चाहिए। इट वाज पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म दैट वाज प्रिवेलिंग, जिस चीज को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वर दे अगेंस्ट द मोनार्की? नो, they were against this despotic system that was prevailing in that particular point of time। उसको चेंज करने के लिए क्या बोला गया, 1789 में एक नया सिस्टम शुरू किया गया जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए जी हमें। दिस वाज देयर। हम राजा के खिलाफ नहीं है, वी डू नॉट वांट टू एंड द सिस्टम दैट हैज बीन देयर। ये क्वेश्चन ये भी होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इतनी फ्रांस में ही क्यों हुआ, जब रेवोल्यूशन फ्रांस में ही क्यों हुआ, दूसरी कंट्रीज में भी द सर्कमस्टांसेस वर कंपैरेटिवली सिमिलर, लेकिन वहां पे क्यों नहीं हो पाया, ये आपको और क्वेश्चन वहां पे बनना पड़ता है। तो वहां पे क्या हुआ, पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म के हम खिलाफ हैं, जहां पे आम लोगों के पास राइट्स नहीं है, जहां पे आम लोगों के पास कोई ज्यादा से नहीं है। देयरफॉर ऐसा नहीं था कि पूरे का पूरा एक मोनार्कल सिस्टम को ही खत्म करना चाह रहे थे, नहीं, दे वर अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म। तो पहला जब क्वेश्चन का पता आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, इट वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो उन्होंने वहां पे प्रोक्लेम करी थी। बाद में ये मोनार्की भी, इट वाज अनेबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉमन मासेस।
कहा जाता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया दैट वाज बेसिकली जो शहर वाले लोग थे या मासेस का पार्टिसिपेशन उसमें कंपेरेटिवली कम था। तो यहाँ पे जो सिस्टम सेटअप हुआ 1789 से ये 1792 तक ये फॉर एग्जांपल कंटिन्यू रहा। देन इट वाज थॉट दैट यार लोअर क्लासेस के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। The people of lower class at that particular point of time was not happy with the development that were taking place. तो वहां पे थर्ड टाइम पे वहां पे क्या हुआ 1792 में एक और आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया जहां पे क्या प्रवेल कर दिया गया, यहां पे क्या प्रोक्लेम कर दिया गया दैट फ्रांस विल बी अ रिपब्लिक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। रिपब्लिकन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? बिकॉज इट वॉज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशंस ऑफ द लोअर क्लास ऑफ पॉपुलेशन। इनको भी लगना चाहिए कि इनके आइडियाज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इनके एस्पिरेशंस भी जो फ्रांस की जो नया सिस्टम सेटअप किया जाए उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। देयरफॉर इट वाज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशन ऑफ द लोअर क्लास ऑफ द पॉपुलेशन दैट वाज देयर कि इनके आइडियाज भी फॉर एग्जांपल आपको वहां पे प्रोक्लेम होने चाहिए। फर्स्टली। सेकेंडली देयरफॉर वहां पे क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अडल्ट मेल अडल्ट फ्रेंचाइज वहां पे वो प्रोक्लेम किया गया। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ और क्या किया, जो प्रॉपर्टी दैट हैज बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द चर्च, चर्च के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वहां पे उन जो हायर क्लर्जीज थे उनसे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई थी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब लोअर क्लास में कौन वहां पे गांव में कौन रहते थे, द पीजेंट्स दैट वर देयर, देयरफॉर द प्रॉपर्टी दैट वाज टेकन फ्रॉम द चर्च, प्रॉपर्टी कहां से लेगी, प्रॉपर्टी चर्च से लेगी, और प्रॉपर्टी किसको लेके दे दी गई, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कंपेरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। लेकिन ऐसे लग रहा था रिपब्लिक इज बेसिकली एक सिंगल इंसान वहां पे रूल कर रहा था, एंड देयरफॉर इट वाज वेरी मच पॉसिबल कि कहीं भी उसका मिसयूज ऑफ पावर कहीं पे भी किया जा सकता है। इसी मिसयूज ऑफ पावर के लिए रिपब्लिकन सिस्टम जो 1795 में चल रहा, 1792 में स्टार्ट हुआ था, दिस सिस्टम एंडेड इन 1795, और वहां पे फ्रांस के लोगों ने क्या सोचा 1795 में, एक यार सिंगल बंदा इतना कैपेबल नहीं हो सकता, लेट अस हैव अ कॉलेजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप दूसरे शब्दों में डायरेक्टरी भी कह सकते हो। A single person cannot be that much efficient at that particular point of time, and therefore the misuse of the state authority could be done. इसी misuse of state authority को कुछ लोग अगर मिलके काम चलाने की कोशिश करेंगे, there will be checks and balances that would be implemented. Therefore, the collegiate form of government or the rule of directory that was there at that particular point of time, इसी चीज को वहां पे establish भी किया गया। बट द डायरेक्टरी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे बहुत लोगों को मारा गया यार। आप ऐसे कह सकते हो डायरेक्टरी के लिए इट फेल्ड इंटरनली एंड इट फेल्ड एक्सटर्नली ऑल्सो। डायरेक्टरी तो आ चुका है, द कॉलेजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सेटअप किया जा चुका है, लेकिन इंटरनल में और एक्सटर्नल में, इंटरनल में कैसे फेल हो गया, देयर वाज अ गुड नंबर ऑफ पॉलिटिकल किलिंग्स दैट वर बीइंग अंडरटेकन, जिससे लोग खुश नहीं थे। एंड उससे बड़ी प्रॉब्लम है, इट फेल्ड टू टेक फ्रांस आउट ऑफ द इकोनॉमिक सिनेरियो दैट वाज देयर, इट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस दैट प्रिवेल्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसी इकोनॉमिक क्राइसिस से फ्रांस को निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था, इंटरनल स्फीयर में फेल हो गया था, आम लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लाने में ये कामयाब नहीं हो पाया था, देयरफॉर इट फेल्ड एंड एक्सटर्नली आल्सो इट फेल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वर न्यूज ऑफ रिवर्सल्स दैट वर कमिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे आम लोगों को लगा ना तो हम इंटरनल एस्पेक्ट में कामयाब हो पा रहे हैं, ना हम एक्सटर्नल एस्पेक्ट में हम कामयाब हो रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं दैट डायरेक्टरी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज ब्रिंगिंग नेशनल शेम टू फ्रांस। देश में भी प्रॉब्लम है और बाहर भी आपके खिलाफ कोलिशन, सेकंड कोलिशन फॉर एग्जांपल वो बना जा चुका है, इसके लिए इट हैड बिकम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक जगह पे डायरेक्टरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऑन द अदर हैंड अनदर थिंग दैट वाज बेसिकली कमिंग अप वाज, इसके साथ ही क्या था, ये स्टार्ट हुआ जब डायरेक्टरी के टाइम पे भी नेपोलियन वाज आल्सो कमिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
एंड नेपोलियन, डायरेक्टरी आप याद रखो, डायरेक्टरी जो है वो नेशनल शेम ला रही है, इंटरनल स्फीयर में फेल हो चुका है, एक्सटर्नल स्फीयर में फेल हो चुका है। ऑन द अदर हैंड व्हेन नेपोलियन वाज देयर 1795-96 का जो कैंपेन टुवर्ड्स इटली, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो पहले क्या था, 1795-96 का जो कैंपेन था टुवर्ड्स इटली, दैट वाज कंप्लीटली वेरी सक्सेसफुल। एंड 1798 का जो इजिप्ट के लिए कैंपेन था, दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल। Not only this, he also defeated what is known as a second coalition that was formed by different countries. For example, Russia, Prussia, Austria, England, these big countries that were there, they were defeated by Napoleon. यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो शेम ला रही थी, नेपोलियन का पावर कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। एंड फ्रांस वाले लोगों के लिए कहा जाता है, उनके लिए ग्लोरी सबसे ऊपर है यार। They loved glory and therefore French at that particular point of time started thinking, अगर कोई सिग्निफिकेंट इंसान इस समय के ऊपर उनकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ग्लोरी ला रहा है फ्रांस के लिए, that particular person is Napoleon. Every person at that particular point of time was thinking कि नेपोलियन का राज एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। तो डायरेक्टरी को कब खत्म हुआ, 1799 में। और फिफ्थ पॉइंट, फॉर एग्जांपल 1799 में क्या हुआ, अगेन पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म यहां से शुरू हो गए थे, वहीं पे वापस आ गए। Political despotism was basically established at that particular point of time. तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस मींस पहले पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म था, 1789 से लेके 1792 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपने सेटअप किया, 1792 से लेके 1795 तक जब कंपेरेटिवली बात आती है एक रिपब्लिकन सिस्टम वहां पे प्रिवेल कर रहा था, 1795 से लेके 1799 तक इट वाज डायरेक्टरी दैट वाज रूलिंग, और उसके बाद दोबारा से एक पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म 1799 में नेपोलियन की टाइम पे आ गया। तो इस तरीके से पूरा एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले कुछ था, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ और फिर कुछ बन गया। इस तरीके से आप अगर अपने आंसर को लिखोगे, आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले आंसर को लिखोगे, तो कंपैरेटिवली आई एंड यू वुड आल्सो बी एक्सपेक्टिंग कि आपको कंपैरेटिवली काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ ही इसका मॉडल आंसर भी अवेलेबल है that you can go through it, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पूरे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से।